हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। गुड इवनिंग। आप सबका भाई आपके बीच में क्लास लेकर फिर से पहुंच गए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं जो तीसरी अपनी शेल थी, रूपांतरित शेल। अवसादी के बारे में हमने पढ़ लिया था और आगन्य के बारे में पढ़ लिया था। अवसादी इस शेल है उसके बारे में पशु वाली क्लास में पढ़ा था। कल के लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा कल कोई काम से बाहर गया हुआ था तो रात को लेट आया था, इसलिए क्लास नहीं कर पाया। तो आज हमें रूपांतरित सेल के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि भी रूपांतरित सेल है वो किस प्रकार से निर्मित होती है और रूपांतरित सेल है वो किसे कहा जाता है। एक प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने हर रोज हर वीडियो में कहा है कि क्लास को लाइक किया करो। आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर किया करो। लाइक शेयर कमेंट है वो आप कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो रूपांतरित सेल है वो किसे कहा जाता है भाई? कुछ नाम से इसे हमें पता चल रहा है। रूपांतरित यानी किसी भी सेल के रूप में परिवर्तन होने से रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरित यानी नाम से हमें कुछ जाहिर होता है, साफ है। रूप प्लस आंतरित यानी अन्य सेलों के रूप में परिवर्तन होने से जो तीसरी सेल का निर्माण होता है उसे हमें रूपांतरित सेल के नाम से जानते हैं। रूपांतरित सेल का निर्माण प्यारे विद्यार्थियों ताप, दाब और रासायनिक क्रिया की वजह से होता है, क्योंकि इनके निर्माण है वो अवसादी और आग्नेय आग्नेय और अवसादी दोनों सेलों में परिवर्तन होने से रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। यानी इनमें जब आग्नेय में और अवसादी में ताप और दाब ज्यादा बढ़ जाता है तो ताप और दाब बढ़ने से और रासायनिक क्रिया के माध्यम से इन सेलों के अंदर जो पाए जाने वाले खनिज होते हैं उन खनिजों में ताप दाब और रासायनिक क्रिया होने की वजह से वो पिघल कर किसी तीसरी अवस्था में चले जाते हैं और जो तीसरी अवस्था में जाकर एक परत यानी क्रिस्टलीय कण निर्मित होता है जिससे एक चट्टान या एक सेल का निर्माण होता है और उसी सेल को रूपांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। यानी रूपांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है? तो रूपांतरित सेल का निर्माण सेल का निर्माण रूपांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है भाई? रूपांतरित सेल का निर्माण है आग्नेय आग्नेय व अवसादी आग्नेय व अवसादी सेलों में आग्नेय व अवसादी जो सेलें हैं उन सेलों में परिवर्तन होने से परिवर्तन होने से रूपांतरित का निर्माण होता है। रूपांतरित का निर्माण होता है यानी जो हमारी आग्नेय और अवसादी जो सेलें हैं उन सेलों के अंदर यानी इन सेलों के अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है और इनमें परिवर्तन होने की वजह से किस सेल का निर्माण होता है? जो तीसरी सेल है जिसे रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल के नाम से जाना जाता है उस सेल का निर्माण होता है। यानी कि आग्नेय और अवसादी जो दोनों सेलें हैं, सेलें टोटल कितनी थी भाई? तीन थी। कितने थी रे? तीन थी सर। यानी एक तो थी आग्नेय और एक थी अवसादी। कौन सी थी? अवसादी। इस आग्नेय और अवसादी दोनों के अंदर क्या होता है? रूप में परिवर्तन होता है और इन दोनों के रूप में परिवर्तन होने से एक तीसरी सेल का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रूपांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि आग्नेय और अवसादी दोनों के अंदर परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन होने से किसका निर्माण होता है? रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। इनमें परिवर्तन होता किससे है? आग्नेय और अवसादी में आग्नेय
व अवसादी में, आग्नेय व अवसादी के अंदर परिवर्तन किन की वजह से होता है? आग्नेय और अवसादी में ताप दाब, ताप व दाब तथा रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया रे? रासायनिक क्रिया सर, रासायनिक क्रिया। इन तीन कारकों की वजह से ताप दाब, ये क्या? ताप दाब तथा रासायनिक क्रिया, इन तीनों क्रियाओं की वजह से आग्नेय और अवसादी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। भाई ताप पड़ने से क्या होगा? सेलें पिघल जाएगी सर। क्या होगा? सेलें पिघल जाएगी, और पिघली हुई सेलों पर जब दाब लगेगा तो क्या हो जाएगा? भाई जब उन पे दाब लगेगा तो वो पिघली हुई है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर दाब प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी? चली जाएगी। रासायनिक क्रिया में क्या होगा? अरे उनका जब घनत्व बढ़ जाएगा तो उनमें परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। यानी तीनों कारक ही एक दूसरे के पूरक है, और तीनों ही इन सेलों में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन करने की वजह से जो तीसरी सेल निर्मित होती है उसे रूपांतरित या कायांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि भाई इन दोनों में जब परिवर्तन होता है तो इनमें परिवर्तन होने से एक तीसरी सेल निर्मित होती है, और उस तीसरी सेल को क्या कहा जाता है? उस तीसरी सेल को रूपांतरित या अवसादी के नाम से जाना जाता है। देखो, ताप और दाब बढ़ने से होता क्या है? किसी भी सेल में जब ताप बढ़ता है, किसी भी सेल में जब क्या बढ़ता है रे? जब ताप बढ़ता है तो क्या होता है? यानी जब जब चट्टान में जब चट्टान में तापमान तापमान अधिक बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? अधिक बढ़ जाता है, तो अधिक बढ़ जाता है तो चट्टानें पिघलनी शुरू हो जाती है। पिघल कर चट्टानें पिघलनी चट्टान पिघलनी शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, जिससे जिससे चट्टान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जिससे जिससे क्या होता है? चट्टान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। किससे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है? भाई कोई भी चट्टान, जब किसी चट्टान के अंदर तापमान अधिक बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? तापमान अधिक बढ़ जाता है, तो तापमान ज्यादा बढ़ने की वजह से कोई भी चट्टान है वो क्या होनी शुरू हो जाती है? पिघलनी शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? पिघलनी। और जब चट्टान पिघलनी शुरू हो जाती है तो उस चट्टान के रूप में क्या होना शुरू हो जाता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो तापमान चट्टान में क्या करता है? तापमान चट्टान को पिघला देता है, जिससे चट्टान के अंदर क्या हो जाता है रे? जिससे चट्टान के अंदर परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जबकि दाब क्या करता है? दाब चट्टान में, दाब भी एक परिवर्तन का कारक है। यानी दाब है, जब ताप है चट्टान को पिघला देता है तो दाब है वो क्या करता है? दाब देखो अभी बताते हैं क्या करता है। तो भाई दाब भी चट्टान को परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब दाब है चट्टान परिवर्तन में, चट्टान परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है रे? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है, जिससे चट्टान में क्या हो जाता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? यानी मुख्य कारक कौन है? ताप। दूसरा कौन है? दाब। तीसरा कौन है? रासायनिक। कौन है? रासायनिक। यानी जब चट्टान में
जब कोई शेल का क्या हो जाता है, कोई शेल या कोई चट्टान का शेल का घनत्व बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है रे, घनत्व बढ़ जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन करने शुरू कर देती है। क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन करते हैं। रासायनिक परिवर्तन हो रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, या रासायनिक परिवर्तन है वो प्रारंभ हो जाता है। कैसे रे, कि जैसे सर चूना पत्थर है, कौन सा है, क्या है, चूना पत्थर। अब चूना पत्थर के अंदर जब रासायनिक परिवर्तन होंगे, पहले क्या हुआ, चूना तपा, क्या हुआ, चूना तपा यानी पिघला, क्या हुआ, पिघला। किसकी वजह से पिघला, ताप की वजह से। किसकी वजह से पिघला, ताप की वजह से। फिर दाब की वजह से क्या हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गया। किसकी वजह से, दाब की वजह से। फिर क्या हुआ, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। किसकी वजह से, भाई रासायनिक क्रिया, घनत्व बढ़ने की वजह से। किसकी वजह से हुई, घनत्व की वजह से। और जब इसमें ताप, दाब और घनत्व बढ़ा तो ये एक खनिज से तपकर चूना पत्थर से क्या बन गया, क्या बन गया रे, संगमरमर बन गया। क्या बन गया रे, संगमरमर बन गया। संगमरमर जो सफेद पत्थर के रूप में, सबसे ज्यादा चमकीले पत्थर के रूप में जाना जाता है, जिसकी जिसकी मांग है वो सबसे ज्यादा रहती है, जिसका महत्व सबसे ज्यादा है, वो किससे निर्मित होता है, वो चूना पत्थर से होता है सर, चूना पत्थर से होता है। अरे हाँ, जो रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है, और वो किससे निर्मित हो रहा है, चूना पत्थर से हो रहा है। भाई अभी हमने पढ़ा कि आग्नेय और अवसादी, कौन सी सेलें, आग्नेय और अवसादी सेलों में जब ताप, दाब और घनत्व बढ़ता है तो आग्नेय और अवसादी दोनों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। और उनके परिवर्तन की वजह से आग्नेय में और अवसादी में, कौन सी में, आग्नेय और अवसादी में जो पाए जाने वाले समस्त खनिज है, वो सारे के सारे खनिज पिघल कर यानी क्रिस्टलीय संरचनाएं बनानी शुरू कर देते हैं, जिससे एक तीसरी सेल का निर्माण होता है, और उस सेल को रूपांतरित या कायांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई, रूपांतरित या कायांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, अरे भाई जब आग्नेय और अवसादी में दाब में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण उसे रूपांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसकी विशेषता क्या होती है, किसकी, सर रूपांतरित की। तो रूपांतरित में देखो विशेषता, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी है, ये क्लासें उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उनका ये सिलेबस है पूरा। तो जो जिस प्रकार से मैं आपको बोर्ड पर सिलेबस करवा रहा हूं, तो सभी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थी, महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थियों से आग्रह है कि आपको जब सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो थ्योरिकल पेपर होगा आपका, तो उस पेपर में इसी प्रकार आपको प्रश्न हल करने हैं। आपको जैसे नोट्स होते हैं वैसे नोट्स की तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हल करवा रहा हूं, तो आप साथ में एक पेन कॉपी भी रखिएगा, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप उनको लिखते रहो, ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप फर्स्ट ईयर में अच्छे अंकों से पास हो पाओगे, और आपकी कंपटीशन तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो ये सेमेस्टर एग्जाम है, आगे जो कॉपियां जाएगी आपकी, उसमें आप जितना लिखोगे मेन एग्जाम में आपको उतने नंबर मिलेंगे। और कोई इस भ्रम में मत रहना कि भाई जब फर्स्ट ईयर है सेमेस्टर हो जाएगा, इसमें हमें पहला एग्जाम हो गया, कुछ प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे दोनों के, कुछ ये हो जाएगा, उससे पास हो जाएंगे।
आपको जो सिस्टम पहले था वैसा ही है, जो पहले था वैसा ही है। आपको पास मार्किंग तो लानी ही पड़ेगी, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दो, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दो, दोनों एग्जामों में आपको पास मार्किंग अनिवार्य है। सेकंड एग्जाम है, उसमें एग्जाम के अंदर आपको 36 नंबर पास मार्किंग लाने पड़ेंगे। ये आपको अपने हिसाब से पढ़ कर लाना है, न कि आपको कोई देगा देगा ना, वो इनके बाद में जुड़ेंगे। भाई जो महाविद्यालय से प्रैक्टिकल के भेजे जाएंगे, प्रायोगिक परीक्षा के या आपके सत्रांक भेजे जाएंगे, तो वो तो इनके अंदर बाद में जुड़ेंगे। पहले आपको 36% पास के लिए लाना पड़ेगा, उसके बाद जो हम भेजेंगे यहां से वो आपके इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे। भाई जैसे कि मान लो 40 नंबर आपके प्रैक्टिकल के भेज दिए, 10 नंबर आपके सत्रांक के गए, कुल मिलाकर भूगोल में कितने गए, 50। अब जो 200 का पेपर होता था, कितने का होता था, 200 का पेपर है, अब वो आपके पास कितने बच गए, 150। अब 150 को दो भाग हो जाएंगे, एक भौतिक भूगोल और दूसरा आपका पर्यावरण एवं संसाधन भूगोल। तो 75 नंबर का क्या हो गया, भौतिक भूगोल, और 75 नंबर का क्या हो गया, पर्यावरण एवं संसाधन भूगोल। अब ये जो 150 नंबर है, इन 150 नंबर में से 40 नंबर का मेन प्रैक्टिकल और हो जाएगा। कितने नंबर का, 40 का। तो इसमें से 40 का हो गया, तो फिर कितना बचेगा, ये आपका पेपर बचेगा 55 और ये आपका बचेगा 55। अब इसमें से प्यारे विद्यार्थियों आपको 36 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। 36 नंबर आपको क्या करने पड़ेंगे, लाने ही पड़ेंगे। बिना 36 नंबरों के आप पास नहीं होंगे। अब मान लो कि हमने आपके 50 प्लस 40 90 भेज दिए, लेकिन ये 90 ऐड कम होंगे जब आप इसमें पास मार्किंग आप क्राइटेरिया पूरा कर लोगे। अब मान लो कि आपके इसमें 36 आ गए, अब 36 में वो क्या हो जाएंगे, 36 प्लस 90 ऐड हो जाएंगे और कुल मिलाकर कितने हो गए, 126 ऐसे ऐड होंगे। नहीं कि यहां से हम सारा भेज देंगे और सारा मैटर बन जाएगा, सारा मैटर नहीं बनेगा। पास मार्किंग आपको लानी पड़ेगी, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोई इस भ्रम में मत रहना कि हम तो पढ़ेंगे नहीं और पास हो जाएंगे, अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे, अच्छा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। सपने तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे देखते हो, मैं ये करूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। अरे आईपीएस बनने वालों की नींदें हराम हो जाती है। आईपीएस बनने वालों की, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देने वालों की, कॉलेज में क्या था प्रोफेसर का एग्जाम देने वालों की हालत खराब हो जाती है। हम देते हैं, हमें पता है क्या होता है, लेकिन कर कोई सकता है, ये नहीं है कि आप दे नहीं सकते, आप सब दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास जुनून चाहिए। और जो 12 घंटे की रात होती है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप कम से कम कितने घंटे यूज करोगे पढ़ने में, 7 घंटे। आप एग्जाम जब तक नहीं दोगे 5 घंटे ही सो, अधिकतम जोर मार के 6 घंटे, बाकी आप पढ़ाई में यूज करो, तब जाकर आप सफलता प्राप्त करोगे, ऐसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। आज हमें पता है कि किस प्रकार से क्या करना होता है। देखो बिना पढ़े प्यारे विद्यार्थियों कुछ नहीं होता। मैं आज हम भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, मजा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है और एक चिंता होती है। आज मैंने नेट क्वालिफाई किया तो मेरे को पता है कि किस प्रकार से होती है। आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाओ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, आप पूरे तीनों वर्ष को पूरे को यूज करो। फिर आप पीजी प्रवेश को यूज करो, पीजी फाइनल को यूज करो। आपके पास 5 साल पड़े हैं अभी। 5 साल यदि आप पर डे 2 घंटा पढ़ोगे ना, तो आप पीजी क्लियर करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नेट क्लियर हो जाओगे।
और नेट क्लियर होते ही आप कॉलेज प्रोफेसर के लायक हो जाओगे। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकोगे उसके बाद में, और कोई भी सरकारी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आएगी, आप उसके लिए क्राइटेरिया क्लियर है आपका, आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन पढ़ना रेगुलरिटी पड़ेगा तब जाकर होगा। ऐसे रोड खा लिए, इधर उधर पड़ गए, गप्पे मार ली, दो फाकी लगा ली और मजे कर लिए, तो बेटा ये मजे तो थोड़े ही दिन के हैं, बाद में तो इन मजों की सजा भुगतनी पड़ेगी आपको। तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं। तो जो हमारी रूपांतरित सेल है, रूपांतरित, ये जो रूपांतरित सेल है भाई, इस सेल की विशेषता क्या होती है? ये सेल वास्तविक रूप से इसमें क्या क्या होता है? रूपांतरित सेल है, ये सेल किस प्रकार से निर्मित होती है और इस सेल में वास्तविक क्या होता है? यह जो सेल है वो अन्य सेलों में, अन्य सेलों के अन्य सेलों के परिवर्तन से निर्मित होती है। क्या होती है भाई? परिवर्तन से निर्मित होती है, परिवर्तन से निर्मित होती है। क्या होती है? निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है रे? परिवर्तन से। ये जीवांशम रहित होती है। क्या होती है? जीवांशम रहित होती है, यानी इस सेल के अंदर जीवांशम नहीं होते, ये जीवांशम रहित होती है, जीवांशम रहित होती है। यानी रूपांतरित जो सेल है उस सेल के अंदर जीवांशम नहीं होते। क्यों नहीं होते रे? कि सर इसमें कहा होंगे, ये तो ताप, दाब और घनत्व है, इन तीनों में परिवर्तन होने से इसका निर्माण होता है। कोई भी सेल में ताप और दाब बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, जिसकी वजह से एक सेल में परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन से ये निर्मित होती है। इसलिए ये उस ताप के अंदर जीवांशम जल जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसमें जीवांशम नहीं होते। यह सेल सबसे कठोर होती है, यह सेल सबसे क्या होती है? यह सेल सबसे कठोर होती है। भाई जितनी भी अपनी सेलें हैं, उन तीनों सेलों के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई कठोर सेल है तो वो कौन सी है? रूपांतरित। रूपांतरित सेल सेलों में सबसे ज्यादा कठोर है। भाई सेला में सबसे ज्यादा कठोर होने को कारण क्या है? अरे भाई मान लो कि कोई एक खनिज है, या हम मोमबत्ती जलाते हैं, तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती के ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ने से वो गर्म होती है, और बाहरी जो हवा का, वायु का जो दाब है, उस दाब की वजह से वो पिघलनी शुरू हो जाती है, और पिघल पिघल कर एक एक बूंद वो नीचे गिरती है, और एक नीचे गिरने वाली प्रत्येक बूंद से एक क्रिस्टलीय तैयार होता है। जैसे कि मान लो ये एक मोम है और ये मोम जल रही है, ठीक है। अब इससे एक एक बूंद गिर रहा है यहाँ, और ये गिरने वाली जो इसकी मोम है वो नीचे एक क्या बना लेगी? क्रिस्टलीय संरचना बनाएगी, और ये संरचना इस मोम से ज्यादा क्या होगी? मजबूत होगी। क्या होगी? मजबूत होगी, क्योंकि ये यहां से पिघलकर यहां एक क्रिस्टलीय बनाई है, ठंडा हुई है, और ठंडी होने के बाद में ये एक मजबूत होगी। सारी जो गिरने वाली बूंदे थी उन्होंने एक श्रृंखला बना ली। सेम विद्यार्थियों इसमें होता है, ये अवसादी और आग्नेय में इसी प्रकार से खनिज पिघलते हैं और वो नीचे एक क्रिस्टलीय एक संरचना बनाते हैं, और उस संरचना से रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। किसका होता है? रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। जैसे कि कोयला है, कौन है? कोयला। जब कोयला के अंदर ताप बढ़ता है तो कोयला पिघलता है, और दाब बढ़ता है और घनत्व बढ़ता है, तो कोयले से क्या बनता है? हीरा। क्या बनता है? हीरा। अरे सर कोयला हीरो, हाँ, हीरा किससे निर्मित होता है? कोयले से निर्मित होता है। सर फिर तो कोयला तो काला होता है और हीरा है वो एकदम सफेद होता है, ऐसे कैसे हो गया? अरे ये कोयले में ताप दाब पिघलने से कोयले से क्या निकलता है? कार्बन, और वो कार्बन आगे जाकर एक क्या बना लेता है? संरचना बना लेता है, एक क्रिस्टलीय बना लेता है, जिससे किसका निर्माण होता है? हीरा। और किसका होता है? ग्रेफाइट।
किसका निर्माण होता है? ग्रेफाइट। यानी एक कोयला में जब ताप और दाब बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, जिससे कोयले से दो खनिजों का निर्माण हो जाता है। एक हीरा बन जाता है कोयले से और दूसरा क्या बन जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हो ना क्या होता है? अपनी जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो डली हुई होती है, जिसे हम पेन पे चलाते हैं या कोई कागज पे उसे लिखते हैं कुछ, तो अपन जी लिखने वाली पेंसिल हुए ने भी गोटो हुए ने, वो क्या को है? ग्रेफाइट को है। क्या को है? ग्रेफाइट। क्यों भाई? आपा पढ़े है इतना दिने कि कोयला है वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? कोयला एंथ्रोसाइट, एक एंथ्रोसाइट होता है, दूसरा लिग्नाइट होता है, तीसरा बिटुमिन्स होता है, बिटुमिन्स, और चौथा पीट होता है। ठीक है, ये चार प्रकार के कोयला होते हैं। कितने प्रकार का होते हैं? चार। अब इसमें हमने ये पढ़ा है कि एंथ्रोसाइट कोयले में 88% तक कार्बन की मात्रा होती है। कितनी होती है रे? 88%, 88% तक। और इसमें कितनी हो रही है रे? 70 से 80। कितनी है? 70 से 80। दुनिया में यही कोयला पाया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो पूरे कोयले का 5% भंडार है एंथ्रोसाइट। और इसका उपयोग है वो उत्तरी जो ध्रुवीय प्रदेश है उनमें घरों को सर्दियों में गर्म करने के लिए किया जाता है। अब 88% मात्रा है तो फिर 12% कहां गई? 88 और 2 90, 90 और 10 100, तो इसमें से कितनी प्रतिशत मात्रा उड़ गई? 12। अरे सर, उसी 12 से तो हीरा और ग्रेफाइट बना है। क्या बना है? हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण हुआ है। 10% से हीरा और 2% से ग्रेफाइट का निर्माण होता है। कोयले से हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण होता है। इस प्रकार से रूपांतरित चट्टान है वो, उसकी एक विशेषता है कि रूपांतरित अन्य सेलों में परिवर्तन होने से निर्मित होती है। रूपांतरित सेल जीवांशम रहित होती है। रूपांतरित सेल सबसे ज्यादा कठोर होती है। रूपांतरित सेल रूपांतरित सेल है वो परिवर्तित होकर निर्मित होती है, जैसे कि कोयला से हीरा और ग्रेफाइट। रूपांतरित दो प्रकार से निर्मित होती है, एक तो होती है तापीय और दूसरी होती है क्षेत्रीय। क्या होती है? एक होती है तापीय और दूसरी होती है क्षेत्रीय। तापीय क्या होती है कि भाई जब किसी सेल के अंदर तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने की वजह से वो खनिज क्या होने शुरू हो जाते हैं? संगठित होने शुरू हो जाते हैं। खनिज है जगह धीरे धीरे कई होना शुरू हो जाए संगठित, मतलब पिघलने की वजह से वो एक संरचना बना लेते हैं और क्या होने शुरू हो जाते रहे? सर संगठित होना शुरू हो जाए। क्या होना शुरू हो जाए? संगठित होना शुरू हो जाए, जिससे वो क्या होते हैं? ठोस अवस्था में तब्दील हो जाते हैं। खनिज पहले पिघलते हैं, पिघलकर संगठित होते हैं और संगठित होकर क्या होना शुरू हो जाते हैं? वो एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो बाद में किस में तब्दील हो जाते हैं? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रूपांतरित। देखो कैसे होता है। रूपांतरित सेल की निर्माण निर्माण है दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? दो। एक तो होता है तापीय। तापीय में क्या होता है? जब किसी चट्टानों में तापमान बढ़ता है, क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ने के कारण खनिजों का संगठित होना शुरू हो जाता है। खनिज क्या होते हैं? संगठित। संगठित होते हैं जो ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में क्या हो जाते हैं? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं भाई? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं।
जैसे भाई उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो ज्वालामुखी की ले लो। किसकी? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जैसे ज्वालामुखी है कि भाई ज्वालामुखी में ताप दाब बढ़ने की वजह से ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से निकलने वाला एक तप्त तरल है, मेग्मा या लावा होता है। क्या होता है? मेग्मा या लावा होता है। जो मेग्मा और लावा होता है जो क्या करता है, पृथ्वी की बाहरी ऊपरी सतह में आते ही ये क्या हो जाता है रे, ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्या बनते हैं? पठार। क्या निर्मित होते हैं? पठार। सेम सेम क्रिया होती है। आग्नेय और अवसादी में तापमान ज्यादा बढ़ने के वजह खनिजा को संगठित होना, खनिज शुरू हो जाए जो बाद में क्या होते हैं? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? ठोस में। जैसे कि उदाहरण के लिए निकलने वाली ज्वालामुखी। दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था है क्षेत्रीय। कौन सी है रे? क्षेत्रीय। क्षेत्रीय में क्या होता है कि जब किसी सेल में जब किसी सेल में दाब अधिक बढ़ जाता है, दाब अधिक बढ़ जाता है बढ़ जाता है, जिससे सेल में विघटन शुरू हो जाता है। सेल में क्या शुरू हो जाता है रे? विघटन शुरू हो जाता है। सेल में विघटन है वो शुरू हो जाता है, सेल है वो विखंडित होनी शुरू हो जाती है, विखंडित। और बाद में क्या होता है? विखंडित होनी शुरू हो जाती है, होनी शुरू हो जाती है, जिससे एक सेल में क्या होना शुरू हो जाता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और उस परिवर्तन से किसका निर्माण होता है? रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। किस सेल का होता है? रूपांतरित। यानी रूपांतरित सेल का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक तापीय और एक क्षेत्रीय। तापीय होता है कि जब किसी चट्टान में तापमान बढ़ने के कारण खनिज संगठित होते हैं जो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे तापीय प्रकार के नाम से जाना जाता है, जैसे कि ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। दूसरा होता है क्षेत्रीय। क्षेत्रीय यानी जब किसी सेल में दाब अधिक बढ़ जाता है, जिससे सेल विखंडित होनी शुरू हो जाती है और सेल में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय कहा जाता है। और परिवर्तन होकर तीसरी सेल का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? रूपांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। अब देखो इनमें कौन कौन से खनिज है, उस खनिजों के अंदर परिवर्तन होता है। अवसादी के कौन कौन से खनिजों में परिवर्तन होता है और आग्नेय में कौन कौन से में होता है। यानी आग्नेय, भाई आग्नेय के अंदर है जब ताप व दाब बढ़ता है, जब आग्नेय में क्या बढ़ता है? ताप और दाब बढ़ता है, तो आग्नेय में पाए जाने वाले जो खनिज है, आग्नेय में पाए जाने वाले जो खनिज है उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है? देखो ग्रेनाइट, एक आग्नेय में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। और दूसरा क्या पाया जाता है? बेसाल्ट। क्योंकि ये तो लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है? लावा से। तो इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्रेनाइट और बेसाल्ट ही पाए जाएंगे। अब ग्रेनाइट है वो किस में बदल जाता है रे? भाई ग्रेनाइट है जिसके अंदर ताप और दाब बढ़ता है, तो वो किस में बदल जाता है? नीस में। किस में बदल जाता है? नीस। और बेसाल्ट में जब ताप और दाब बढ़ता है तो किस में बदल जाता है? शिस्ट। किस में बदल जाता है? शिस्ट।
यानी आग्नेय में जब ताप और दाब बढ़ता है तो ग्रेनाइट है ये किस में बदल जाता है, नीस में बदल जाता है। और बेसाल्ट है वो ताप और दाब बढ़ने से किस में बदल जाता है, शिस्ट में। जो आगे जाकर यानी ये शिस्ट और नीस से किस चट्टान के कहलाते हैं, रूपांतरित। क्या कहलाते हैं बाद में, रूपांतरित के नाम से जाने जाते हैं। पहले ये यहां पर क्या थी, यहां पर ये आग्नेय है, क्या क्या है, आग्नेय। अब ये दोनों अभी तो किसमें है, आग्नेय। इनमें बढ़ा क्या, ताप और दाब, और ताप और दाब बढ़ते ही ये किस में परिवर्तित हो गया, रूपांतरित सेल में निर्मित हो गया। और रूपांतरित में निर्मित होते ये क्या कहलाए, ग्रेनाइट है वो अब नीस कहलाता है, बेसाल्ट है वो अब क्या कहलाएगा, शिस्ट के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही अवसादी में होता है, किस में होता है, अवसादी में।